16वीं सदी के आखिरी दिन एक बड़ी ताकतवर कंपनी बनी। ये वो समय था जब यूरोप के देश नई दुनिया की खोज में लगे थे और समुद्री रास्तों से व्यापार करने की होड़ मची थी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने कुछ अंग्रेज व्यापारियों को एक रॉयल चार्टर दिया। इस चार्टर ने उन्हें विशेषाधिकार दिया जिससे वे नए और अनजाने क्षेत्रों में व्यापार कर सकते थे। इस चार्टर ने उन्हें ईस्ट इंडीज में व्यापार करने का पूरा हेक्यू दे दिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने व्यापारियों को कानूनी सुरक्षा और अधिकार प्रदान किए। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। इस कंपनी का उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना और वहां से बहुमूल्य वस्तुएं लाना। कंपनी का मकसद साफ था, वे पूर्व के मसालों, रेशम और अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार से पैसा कमाना चाहते थे। वो पूरब के मसालों के व्यापार से पैसा कमाना चाहते थे। उस समय यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी और उनकी कीमतें आसमान छू रही थी। यूरोप में काली मिर्च, लौंग और जायफल की बहुत कीमत थी। इन मसालों का उपयोग न केवल भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता था। इन मसालों से बहुत दौलत कमाई जा सकती थी। व्यापारियों ने जल्दी ही समझ लिया कि यह एक सुनहरा अवसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्दी ही अपनी व्यापार चौकियां बना ली। ये चौकियां व्यापार के केंद्र बन गईं, जहां से माल का आदान प्रदान होता था। ये चौकियां भारत, साउथ ईस्ट एशिया और चीन में बनाई गईं। इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगीं। उनके जहाज मसालों, रेशम और चाय से लदे हुए वापस यूरोप जाते थे। इन वस्तुओं की यूरोप में बहुत मांग थी और इससे कंपनी को भारी मुनाफा होता था। इन यात्राओं से कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा हुआ। हर सफल यात्रा के साथ कंपनी की प्रतिष्ठा और संपत्ति में वृद्धि होती गई। हर कामयाब यात्रा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत और रसूख बढ़ता गया। वे व्यापार के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गए। वो एक ऐसी ताकत बन गए जिनसे कोई पंगा नहीं ले सकता था। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। कंपनी के शुरुआती सालों में सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया गया। व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की। इसका दुनिया पर बहुत दूरगामी असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव भी डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर में मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध बनाने पर जोर दिया गया। मुगल साम्राज्य एक विशाल और अमीर साम्राज्य था जो ज्यादातर भारत पर राज करता था। कंपनी ने फैक्ट्रियां बनाने की इजाजत मांगी जो असल में व्यापारिक चौकियां थीं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचे। वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का खत लेकर आए थे। हॉकिंस का मिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं हासिल करना। मुगल बादशाह जहांगीर ने सूरत में एक फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। ये कंपनी के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में आगे विस्तार का रास्ता खोल दिया। अगले कुछ दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के तटों पर व्यापारिक चौकियां स्थापित की। उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार कपड़ों, नील और शोरा बनाने में भी किया। भारत में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की दौलत और रसूख बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी फौजी ताकत भी बढ़ती गई। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण किया जो समय के साथ और भी शक्तिशाली होती गई। शुरुआत में कंपनी की फौजी मौजूदगी सिर्फ अपनी व्यापारिक चौकियों की रक्षा करने तक सीमित थी। इन चौकियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सैनिक तैनात किए गए थे ताकि व्यापार में कोई बाधा न आए। लेकिन जल्द ही कंपनी को स्थानीय झगड़ों में उलझना पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न रियासतों और शासकों के बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे और कंपनी ने इन संघर्षों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे एक निजी सेना बनाई गई। कंपनी ने अपनी सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक निजी सेना का गठन किया जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में यूरोपीय और भारतीय सिपाही थे जिन्हें सिपाही कहा जाता था। ये सिपाही कंपनी के लिए LTTE आते थे और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता था। ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित और हथियारों से लैस थे। कंपनी ने उन्हें आधुनिक हथियार और युद्ध तकनीक सिखाई जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। कंपनी की फौजी ताकत ने उन्हें स्थानीय शासकों के खिलाफ लड़ाइयों में बढ़त दिलाई।
उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में जीत हासिल की, जिससे कंपनी का प्रभाव और भी पूरा अच गया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने प्लासी के युद्ध में फैसलाकुन जीत हासिल की। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण करने का अवसर दिया। ये जीत कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने कंपनी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। वो व्यापारियों से शासक बन गए। कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों से आगे बढ़कर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जो पूर्वी भारत का एक धनी प्रांत था। बंगाल की संपत्ति और संसाधनों ने कंपनी की ताकत को और भी बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। उन्होंने विभिन्न रियासतों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक ऐसा प्रशासन स्थापित किया जो टैक्स इकट्ठा करता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। इस प्रशासन ने कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उन्होंने लाखों भारतीयों के जीवन पर काफी नियंत्रण रखा। कंपनी के शासन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव आए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सिर्फ मुनाफा कमाने पर केंद्रित था। यह भारतीय लोगों की कीमत पर हुआ। कंपनी ने भारतीय किसानों और व्यापारियों पर भारी टैक्स लगाए। उन्होंने किसानों को जबरदस्ती नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगवाईं, अक्सर खाने की फसलों की कीमत पर। इससे व्यापक गरीबी और अकाल पड़ा। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को भी कमजोर कर दिया। सस्ते ब्रिटिश कपड़ों के आने से भारत के कभी फलते फूलते कपड़ा उद्योग का पतन हो गया। इससे लाखों बुनकरों को बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के शोषण को बिना चुनौती के स्वीकार नहीं किया गया। कंपनी के शासन के खिलाफ कई विद्रोह और बगावतें हुई। इन विद्रोहों को अक्सर क्रूरता से दबाया गया। हालांकि ये भारतीय आबादी में बढ़ते असंतोष का प्रमाण थे। 1857 में उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ। इस घटना ने पूरे देश में एक बड़ी क्रांति की चिंगारी भड़का दी। कंपनी ने नई एनफील्ड राइफलें शुरू की। इन राइफलों का उपयोग करने के लिए सैनिकों को कार्ट्रिजेसों को अपने दांतों से काटना पड़ता था। इन राइफलों में जानवरों की चर्बी से ग्रीस किए गए कारतूस इस्तेमाल होते थे। यह बात सैनिकों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सिपाहियों को यह आपत्तिजनक लगा। हिंदू सैनिकों के लिए गाय की चर्बी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सुअर की चर्बी का उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य था। उनका मानना था कि यह जानबूझकर उनके धार्मिक विश्वासों को अपवित्र करने की कोशिश थी। इसने सैनिकों के बीच गहरा असंतोष और आक्रोश पैदा कर दिया। विद्रोह तेजी से फैल गया, जिससे उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में आग लग गई। यह विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता भी इसमें शामिल हो गई। विद्रोहियों ने विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। इन नेताओं में बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब प्रमुख थे। विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई और उन्हें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए भारत में और फौज भेजी। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया। महीनों की क्रूर लड़ाई के बाद विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने भारतीय समाज और ब्रिटिश शासन दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हालांकि 1857 की घटनाओं का भारत में ब्रिटिश नीति पर गहरा असर पड़ा। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करने का निर्णय लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कम होने लगी। 1857 का भारतीय विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण ब्रिटिश ताज ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1874 तक कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और इसके प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ये एक युग का अंत था,
लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस होता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत जटिल और बहुआयामी है। एक तरफ इसने वैश्विक व्यापार के विकास और ब्रिटिश प्रभाव के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ ये उन क्षेत्रों में हुए शोषण और कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार थी जिन पर इसने नियंत्रण किया था। आज कंपनी के इतिहास की फिर से जांच की जा रही है। उपनिवेशवादियों और उपनिवेशों दोनों पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं थी, ये आधुनिक पूंजीवाद के उदय में एक अग्रणी शक्ति थी। इसके संचालन ने उन वैश्विक आर्थिक प्रणालियों की नींव रखी जो आज हम देखते हैं। अपने एकाधिकार, व्यापार मार्गों और वित्तीय नवाचारों के माध्यम से कंपनी ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में मदद की। इसका प्रभाव समकालीन बहुराष्ट्रीय निगमों की संरचनाओं में आज भी देखा जा सकता है। भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक सदी पहले ही खत्म हो गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी कायम है। इसने जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक व्यवहार और राजनीतिक बदलाव शुरू किए, उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चाय और मसालों के प्रसार से लेकर वित्तीय संस्थानों की स्थापना तक कंपनी का प्रभाव आधुनिक समाज के ताने बाने में बुना हुआ है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस शक्तिशाली संस्था की उपलब्धियों और अन्याय दोनों को पहचानना जरूरी है।